बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान साहब बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। ना सिर्फ खुद फंस गए हैं बल्कि जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है उसको भी फंसा दी है और अपने जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी तलवार लटका दी है। आइन का आर्टिकल 6 है ना, उससे मिलते जुलते कुछ आर्टिकल जो हैं वो ताज़ीरत पाकिस्तान में भी हैं और उनके तहत फौजदारी कार्रवाई की इजाज़त दे दी गई है। वो क्या दफ़ात हैं, क्या सज़ाएँ हैं, मंजूरी कहाँ से हुई है, मंजूरी होना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट की नामज़द चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा, इस नामज़दगी के बाद जो सोशल मीडिया है, गुप्त प्रोग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, उनमें उनके खिलाफ एक कंपेन जो है वो लॉन्च करना शुरू कर दी है। किन लोगों ने? पीटीए वालों ने। और वो कहा जा रहा है जनाब देखें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो वो जनाब पहले जज भी इन्होंने बनवाया था उसको और वो अब चीफ जस्टिस बनवा दिया है। वो उनकी भर्ती जो है बतौर जज, उनकी तैनाती जो है ये कैसे हुई थी, ये मेरी आंखों देखा हाल है, मेरे सामने की बातें हैं सारी। और फिर एक तस्वीर निकाल के लिए हैं जनाब बेगम कुलसूम नवाज के साथ खड़ी हुई हैं वो। अच्छा, उस तस्वीर से साफ पता चल रहा है कि बिल्कुल नौ उम्री की तस्वीर है वो। और मेरा ख्याल है कि जब 12 अक्टूबर 1999 का कू हुआ था, मार्शल लॉ लगा था मुशर्रफ का था, उसके बाद उनकी रिहाई के लिए एक डॉक्टर ने एक दरख्वास्त डाली हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में और बेगम कुलसूम नवाज भी उसमें एक आध मरतबा पेश हुई हैं। तो वो उस वक्त जब आई थी तो जो उम्र लग रही है मुझे बेगम कुलसूम नवाज की और जो आलिया नीलम की, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने तस्वीरें बनवाई थी, बहुत सारी जो नौजवान लड़कियां थी मुकला, उन्होंने तस्वीरें बनाई थी। उसी तरह की कोई तस्वीर मेरे मुझे ये लग रही है, लेकिन इसको अब प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी तकर्री जो है बतौर जज ये कैसे हुई थी, ये आप सबको पता है कि जनाब पहले एक दौर होता था कि जनाब चीफ जस्टिस रिकमेंड करते थे और हुकूमत जो है, हुकूमत और चीफ जस्टिस की मिली भगत के साथ कुछ मनपसंद लोगों की बतौर जज तकर्रियाँ हुआ करती थी। तो बाद में फिर तरमीम आ गई और आर्टिकल 175 ए जो आ गया जिसमें बता दिया गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजों का तकर्रर कैसे होगा, हाई कोर्ट के जजों का तकर्रर कैसे होगा और वफाकी अदालत के जजों का तकर्रर कैसे होगा। तो उसके लिए फिर जुडिशल कमीशन एक बनाया गया। फिर जुडिशल कमीशन के बाद पार्लिमानी कमेटी में मामला जाता है, पार्लिमानी कमेटी के बाद फिर ये मामला जो है सदर को भेज दिया जाता है मंजूरी के लिए वज़ीरिया कैबिनेट। तो ये आलिया नीलम साहब जो हैं, जब इनका तकर्रर हुआ है उस वक्त जो जुडिशल कमीशन है वो तश्कील पा चुका हुआ था और उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। वो तो हुकूमत को करीब नहीं फटने देते थे, बल्कि पार्लिमानी कमेटी ने जब एक मरतबा इब्तिदा में ही उन्होंने इनके नामजद करदा कमीशन के नामजद करदा कुछ जजों पर एतराज़ किया तो उन्होंने जनाब एक नया केस खोल लिया और जनाब फिर वो तरमीम करवाई, मज़ीद तरमीम पार्लिमानी कमेटी को की तरह से गैर मौसर सा बना दिया था उन्होंने। तो फिर ये भी होता रहा कि पार्लिमानी कमेटी है वो इजलास ही नहीं करती थी, क्योंकि आइन में ये लिखा हुआ कि अगर 14 दिन के अंदर अंदर कमेटी कोई फैसला नहीं करती तो फिर जो जुडिशल कमीशन है उनकी जो सिफारशात हैं उनको मंजूर शुदा तस्वर किया जाएगा और फिर उसके मुताबिक नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा। तो ये इनके मैं तकर्रर का वाक़या बता दूँ, ये सारा प्रोपेगेंडा है। हमने इनको हाई कोर्ट में जो वकालत करते देखा है, आमतौर पर मर्डर रेफरेंसेस इस तरह के जो केस हैं फौजदारी के बड़े केस, उनमें ये पेश हुआ करती थी और ये इनका किसी सियासी ग्रुप से कभी ताल्लुक हमें तो नज़र नहीं आया। ना ये इवन ये कि मुझे तो बार पॉलिटिक्स में भी ये एक्टिव कभी नज़र नहीं आई थी। ये 2011 की बात है। जस्टिस एजाज अहमद चौधरी साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उनके दौर में लाहौर हाई कोर्ट की खाली असामियों पर जजों का तकर्रर होना था और ये लिखा हुआ तो आइन में यही है कि जो मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो नामजद करेगा, वो नाम भेजेगा जुडिशल कमीशन को। लेकिन रवायत कुछ और है। रवायत ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतलका हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो गैर रस्मी तौर पर भी मुख्तलिफ नामों पर आपस में मुशावरत करते हैं, फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट भेजी जाती है। तो एजाज अहमद चौधरी साहब ने जो नाम लिस्ट जो है तैयार की थी तो उसमें 2 नाम ऐसे थे जो कम उम्र की वजह से उस साल चीफ जस्टिस वो जज नहीं बन सके थे। उनमें एक आलिया नीलम साहबा थी,
इनकी उम्र जो है 45 साल से कुछ दिन कम थी। और दूसरे वकास रऊफ साहब, वो भी अब जज हैं हाई कोर्ट के, और आलिया नीलम साहब अभी जज हैं। तो फिर 2011 में उसी साल जो है एजाज चौधरी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, और अजमत सईद साहब हैं, शेख अजमत सईद साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। और वो एजाज चौधरी साहब की रिकमेंडेशंस को शेख अजमत सईद साहब जो है ना वो कभी फॉलो नहीं कर सकते थे। उनमें वो ज़मीन आसमान का, वो कहते हैं ना, केमिस्ट्री नहीं मिलती सी, ज़हनी इख्तलाफात, वो सज्जे पासे थे और खब्बे पासे थे, बिल्कुल उल्ट शख्सियत दोनों ने। तो शेख अजमत सईद साहब ने वो जो, जब उनका दौर आया 2012 तक वो रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो उन्होंने अपनी एक लिस्ट भेजी, तो उसमें ना वकास रऊफ को उन्होंने कंसिडर किया और ना ही आलिया नीलम को कंसिडर किया। बहरहाल वो जो लिस्ट है वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के पास जा चुकी हुई थी, तो उस साल नहीं हो सका। फिर 2012 में आ गए जनाब उमरता बंदयाल साहब। तो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जो जजों की असामियाँ थी वो एक बड़ी तादाद में खाली थी और बंदे नहीं मिल रहे थे। कहते ना, कहते रजाल जिसको कहते हैं, कि जो वकील लायक थे वो जज बनने के लिए तैयार नहीं थे, और लायक लोग जो हैं जो जज बन सकते हैं वो मिल नहीं रहे थे वकला में से। सेशन जो में तो होते हैं, वकला में से नहीं मिल रहे थे। तो फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने भी ज़ाहिर है मशावरत करते हैं, जो जिस हाई कोर्ट में जजों का तकर्रर होना होता है ना, वहाँ से जो जज सुप्रीम कोर्ट पहुँचे होते हैं उनके साथ मशावरत की एक रवायत है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनके साथ भी मशावरत करते हैं। तो फिर वहाँ मशावरत में ये दोबारा 2 नाम जो हैं ये सामने आए। हो सकता है क्योंकि एजाज चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट में थे और वो लाहौर हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हुए थे, तो मे भी उन्होंने ये दोबारा नाम दिए वकास रऊफ और आलिया नीलम। तो फिर इनका जो है 2013 में तकर्रर हुआ था, और सियासतदानों का या सियासी हुकूमत का इस मामले से कुछ लेना देना नहीं होता। ये बता दूँ, जो हाई कोर्ट के जजों के तकर्रर के मामले में सिर्फ एक सबाई वज़ीर जो है, सबाई वज़ीर कानून, वो मेंबर होता है जुडिशल कमीशन का, या फिर अटॉर्नी जनरल और जो वज़ीर होते हैं वज़ीर कानून वो जुडिशल कमीशन के मेंबर होते हैं। तो बाकी लोग तो जजेस, रिटायर्ड जजेस, वकला के नुमाइंदे वो होते हैं। उस वक्त वफाक में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, और नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब एक जुडिशल कमीशन में जाते थे। तो वो, और किसी में ये दमखम भी नहीं था, ये मैं बता दूँ आपको, कि जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की राय से कोई इख्तलाफ करे। वो बड़े डिक्टेटर किस्म के जज चीफ जस्टिस थे यार। तो बहरहाल वो कहते अपने आप को अवामी चीफ जस्टिस थे। ये इस तरह इनका तकर्रर हुआ। ये शुरू हुआ 2011 में। एजाज चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो लिस्ट बनाई थी, उम्र इनकी कम थी, और फिर बाद में 2013 में उमरता बंदयाल जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। तो उन्होंने फिर जो मुशावरत होती है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ, उस मुशावरत में इनका नाम जो है वो दोबारा डाला गया, इनका आलिया नीलम का और वकास रऊफ का। और फिर ये 12 अप्रैल 2013 को इन्होंने ये हलफ उठाया था लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पे। तो बहरहाल ये सारा प्रोपेगेंडा है और ये होना है। अभी मज़ीद यहाँ जो बंदा आइन और कानून के मुताबिक चलने वाला हो, और उसको ये पीटीए वाले ये पहले ही समझ लेते हैं यार आइन कानून की गल तो इन्हें साड़ी मिलनी है, वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि जहाँ जो भी बंदा आइन और कानून के मुताबिक लाइन पे चलने वाला हो, ये यहाँ उसको पसंदीदा नज़रों से नहीं देखा जाता, क्योंकि वो जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक काम करने के लिए तैयार नहीं होता। अब जैसे काजी फायदी साहब ये कह के थक गए हैं कि जनाब कभी तो आइन के मुताबिक फैसला दे के देख लें, जो अपने साथी जज इधर उधर बैठे हैं उनको, तो लेकिन वो उनकी जो सुई है वही अटकी हुई है। तो बहरहाल ये पीटीए वालों का वतीरा है कि जो आइन और कानून के मुताबिक चलने वाला बंदा होना, जो इनकी मर्जी के फैसले ना करता हो, वो फिर उसके खिलाफ प्रयोग करना शुरू कर। अभी तो इब्तिदा है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, तो अंदर खाते इन्होंने वो एक दूसरे को मैसेज या व्हाट्सएप पे करने शुरू कर दिए। मुझे भी एक साहब ने जो भेजी है तस्वीर, उन्होंने मुझे बताया कि जनाब ये तस्वीर उन्हें इस प्रोपेगेंडा के साथ, इस कैप्शन के साथ किसी साहब ने भेजी है। जो साहब भेजने वाले हैं
वो भी एक नहायत ईमानदार साबिक अफसर हैं, ठीक है ना। किस महकमे के हैं, फौज के हैं या सिविल के, तो इसको छोड़ दें आप। तो उन्होंने जनाब ये इस कैप्शन के साथ देखें जनाब, ये मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं अपनी चीफ जस्टिस ले हैं, उसमें नून लीग कैसे ला सकती है यार। अच्छा, अब आते हैं इमरान खान और आर्टिकल 6 वाले मौजू की तरफ। आपके इल्म में है कि आर्टिकल 6 जो है वो संगीन गद्दारी से मुतल्लक है, और कोई बंदा ताकत के तौर पे अगर आइन को तोड़ता है, मार्ज इल्तिमाम रखता है, मुअत्तल करता है, सबवर्ट करता है, तो फिर ताकत के तौर पे या इसकी कोशिश करता है या फिर उसका साथ देता है, ये चीज़ें करने में, ये जुर्म करने में जो साथ देता है, तो वो संगीन गद्दारी के मुर्तकब ठहराए जाते हैं। इसकी FIR दर्ज नहीं होती। इसके लिए जो हुकूमत है वो मंजूरी देती है, और एक नोटिफाइड अफसर होता है, एक अफसर जो है वो मुकर्रर किया जाता है, जो एक खसूसी अदालत जो हाई कोर्ट के जजों पर मुश्तमिल होती है, वो उस खसूसी अदालत में वो कंप्लेंट फाइल करता है, फौजदारी कंप्लेंट, फौजदारी इस्तगासा फाइल करता है, जैसा कि मुशर्रफ के खिलाफ हुआ था। तो फिर वो अदालत जो है उस पर कार्रवाई शुरू करती है। वरना आम अदालत जो है वो आर्टिकल 6 के तहत, और जो आर्टिकल 6 से मुतल्लिक कानून है, संगीन गद्दारी का कानून, वो उसके तहत जो है वो कोई अदालत खुद जो है कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, कार्रवाई नहीं कर सकती। इसी तरह की कुछ दफ़ात हैं, बड़ी हसास नोयत की दफ़ात हैं ताज़ीरात पाकिस्तान में, और उनमें भी ये लिखा हुआ है कि जनाब उसके लिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना, उसका एक आर्टिकल है 196 196 कि इन दफ़ात के तहत अगर कार्रवाई करनी हो, किसी अदालत ने कॉग्निजेंस लेना हो, तो फिर उसके लिए वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत से मंजूरी लेना ज़रूरी है। उस मंजूरी के बाद फिर वो भी एक अफसर जो है उसको नोटिफाई करेगी हुकूमत जो है, काबीना, और वो अफसर जो है वो हुकूमत की तरफ से वो उसका इस्तगासा, फौजदारी इस्तगासा जो है, जो कंप्लेंट कह लें उसको, वो मुतल्लिका अदालत में फ़ाइल करेगा। अब होता यह है कि जो पंजाब काबीना है इसने मंजूरी दी है। आपको याद होगा कि 24 मई को खबर एक मैंने दी थी, और मैंने ये कहा था जनाब 196 के तहत ये दफ़ात लग गई हैं। तो अब उसकी तफसीलात जो हैं ये भी पता चल गया है कि वो अफसर कौन है। वो अफसर कौन है? वो है एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी, और उनका नाम है सैयद नज़रत अली। नज़रत अली साहब जो हैं उन्हें ऑथोराइज़ किया है पंजाब हुकूमत ने कि वो इमरान खान और दीगरान के ख़िलाफ़, दीगरान में जो इनके गौहर अली खान बैरिस्टर गौहर हैं, जो इस वक्त PTI के चेयरमैन हैं, वो भी शामिल हैं, और इनके दीगर कारकुन जो इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, इमरान खान के बयानियों को, वो भी उसमें शामिल है। और जो मंजूरी दी गई है, ये मामला पंजाब काबीना तक पहुंचा कैसे? ये कमिश्नर रावलपिंडी ने होम डिपार्टमेंट को भेजा मामला, कंप्लेंट थी किसी शख्स की, वो शख्स कौन था वो भी मैं बता रहा हूँ। तो फिर होम डिपार्टमेंट ने ये समरी जो है ये काबीना में पेश की, और काबीना ने फिर इसकी मंजूरी दे दी। तो ये जनाब रईस अहमद खान साहब हैं, एक रिपोर्टर हैं GTV के। ये जो नैब वाला केस चल रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, उसकी रिपोर्टिंग के लिए जेल में गए थे। उन्होंने ये शिकायत की कि 6 अप्रैल को मैं जेल में गया था, और मेरे दीगर जो साथी रिपोर्टर थे उनके साथ गुफ्तगू की इमरान खान ने, और उन्होंने जो हमारे अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ इमरान खान ने इल्ज़ाम तराशियाँ की, अदलिया के ख़िलाफ़ भी की, जजों के ख़िलाफ़ भी बात की, और फ़ौज के ख़िलाफ़ भी की, और फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ भी की, और फिर जो मौजूदा हालात हैं इनको 1970-71 के हालात से बांग्लादेश के साथ जोड़ दिया, और कहा कि जनाब जो वही बात जो उन्होंने एक अपने ट्वीट किया हुआ, उन्होंने इमरान खान का अपना जो एक्स ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर भी वो वीडियो मौजूद है, और PTI का जो ऑफिशियल अकाउंट है उस पर भी वही, जिसमें जनाब मुजीब रहमान को दिखाया जाता है, और फिर जो याहिया खान की तस्वीर दिखाई जाती है, और फिर वो टूटने का सबब सारा कुछ जो है वो फौज पे डाल दिया जाता है, याहिया खान पे, और फिर बाद में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर साहब हैं उनकी तस्वीर दिखाई जाती है, और कहते हैं जनाब एक शख्स अब भी खुद को रियासत समझता है, और ये वही जहनीत है पाकिस्तान को तोड़ने वाली जो 1971 में थी, यानी कि लोग पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं, ये उसमें प्रोपेगेंडा किया गया था। तो वो जो रिपोर्टर हैं रईस अहमद खान साहब, वो भी
ऐसी रिपोर्ट जो है वो देते हैं। वो कहते हैं जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान के जो मुल्क तोड़ने वाली गुफ्तगू है। और फिर वो कहते हैं जनाब ना सिर्फ इमरान खान बल्कि बाद में जेल के बाहर जो इनका एजेंडा है ये वाला पाकिस्तान तोड़ने वाला, तो उसको आगे बढ़ाते हुए जो गौहर अली खान साहब हैं उन्होंने भी वही गुफ्तगू फरमाई। और इमरान खान ने जो चंद लोगों के सामने बात की थी, गौहर अली खान ने पूरी जो है दुनिया में वो फैला दी। ज़ाहिर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मीडिया टॉक की तो वहाँ जो है उन्होंने भी वही बातें दोहरा दी जो इमरान खान ने अंदर की थी। तो वो जनाब उस पर जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने होम डिपार्टमेंट को लेकर होम डिपार्टमेंट ने समरी बना के भेजी थी और उसमें ये भी लिखा जनाब ये 1971 जो है ये एक पहलू नहीं है, ये इन्होंने प्रोपेगेंडा किया और पाकिस्तान मुनज़्ज़म साजिश एक तरह से मुल्क तोड़ने की ये की जा रही है इन लोगों की तरफ से। और इसमें ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनके फैसिलिटेटर जो हैं उनके लिए भी माफ़ी नहीं है। ये जो दफात लगाई गई है ना उनमें फैसिलिटेट जो कर रहे हैं, जो सहूलतकारी करेंगे मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं या मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये वाली ये जो मंजूरी दी गई है इसमें एक तो ये है कि एक है तजरीत पाकिस्तान की दफ़ा 108A, वो ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कोई साजिश करता है ना, वो पाकिस्तान के अंदर या बाहर जहाँ भी बैठा हो, अगर वो पाकिस्तान के बाहर बैठा हुआ है ना तो फिर भी पाकिस्तान में उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी और ऐसा ही समझा जाएगा कि वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान की सरजमीन में बैठ के ये जुर्म कर रहा है। और बाकी जो दफात लगाई गई हैं जिनकी मंजूरी दी गई है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उनमें जनाब तजरीत पाकिस्तान की दफ़ा 121 है, 121A है, 123A है, 131 है, 153 है, 153A है, 500 है और 505 है। ये मुख्तलिफ दफ़ात जो हैं जिनकी मंजूरी दी गई है कि इनके तहत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो वो अब मैं इनकी बता देता हूँ तफसील और सज़ा भी बता देता हूँ कितनी कितनी हो सकती है। तो ये जनाब जो 108 तो वो उसी तरह जैसे 109 होता है कि मिल मिला के इमा पे साजिश मिल मिला के, तो ये उसमें सारे आ जाएंगे। और दूसरा जो है 153A कि जनाब मुख्तलिफ ग्रोहों में इंतशार, लड़ाई झगड़ा, फसाद पैदा करने की कोशिश, और इसमें 3 साल तक सज़ा है, जुर्माना है और 5 साल तक भी सज़ा हो सकती है वाद सूरतों में। और फिर इसमें आ गए जनाब 505, ये अवाम को गुमराह करना तहरीरी तौर पे या ज़बानी तौर पे, और फिर फ़ौज के अंदर जो है वो अफवाह साजी, फ़ौज के अंदर लड़ाई झगड़े की कोशिश, ये इसमें 7 साल तक सज़ा है। फिर है तजरीत पाकिस्तान की दफ़ा 121, जंग छेड़ना या जंग छेड़ने की कोशिश करना, इसमें सज़ाए मौत भी है, उम्र कैद भी है जुर्म के हिसाब से। और फिर 121A, इसमें उम्र कैद की सज़ा भी है और 10 साल तक सज़ा भी हो सकती है। यानी ये जंग छेड़ने की साजिश करना, साजिश तैयार करना जैसे ये कर रहे हैं इस वक्त, ये 121A है। और उसके बाद 131 है तजरीत पाकिस्तान की दफ़ा, उसमें यह कि अफवाज के जवानों को बगावत पर उकसाना, और इसमें भी उम्र कैद भी है, 10 साल तक कैद भी हो सकती है। और फिर इसमें तजरीत पाकिस्तान की दफ़ा जो है 500 भी लगी हुई है। वो हत्या की इज़्ज़त जो कहने डिफेमेशन नहीं होता, वो उसमें भी जो है वो 2 साल तक सज़ा या जुर्माना हो सकता है। वो जिन लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने गुफ्तगू की है वो उस हवाले से ये जो दफ़ा है ये शामिल की गई है। और जो समरी है उसके मुताबिक जनाब मुल्क तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश ये लोग कर रहे हैं, और ये सियासी वर्कर और सारे जो हैं ये रियासत मुखालफ काम कर रहे हैं उस मुनज़्ज़म साजिश के तहत। मुल्क के अंदर भी बैठे हुए हैं, मुल्क के बाहर भी हैं, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, ये कंप्लेंट थी। और इसमें एक और सेक्शन है वो भी इमरान खान के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, ना सिर्फ इमरान के लिए बल्कि उनके साथ जो मुलाकातें करने जाते हैं ना उनके ख़िलाफ़ भी हो सकता है। ये है जनाब 123A। 123A है कि रियासत की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़, इक़्तिदार आला के ख़िलाफ़ काम करना, साजिश करना, कुछ सरगर्मियाँ दिखाना, इसमें 10 साल तक सज़ा है। लेकिन जब ये दफ़ा लग जाती है तो फिर जिस अदालत में ट्रायल चल रहा होता है, जो अदालत उस कंप्लेंट की समाअत करती है, उसके पास 123A के तहत ये इख्तियार आ जाता है कि वो
जो मुलज़म है उसकी नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दे, उससे मेल मुलाकातों पर पाबंदी लगा दे, उसकी एसोसिएशन पर पाबंदी लगा दे, जो कम्युनिकेशन जो बयान वगैरह देते हैं या दूसरे लोगों के साथ जो मुलाकात करते हैं उस पर भी पाबंदी लगा सकती है दौरान ट्रायल। यानी जब तक ट्रायल चलेगा ये पाबंदियाँ लग सकती हैं, उसकी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ लग सकती हैं और फिर केस के फैसले तक। और वो किसी टीवी पे, किसी अखबार में ना कोई बयान दे सकता है और ना कोई मजमून लिख सकता है। यानी उसकी कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर, यानी मुकम्मल ज़बानबंदी, लोगों के साथ मेल मुलाकातें बंद। ये इख्तियार है अदालत का 123 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 123A के तहत। और अगर ये कार्रवाई शुरू हो जाती है, कंप्लेंट जो है उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब ये तो बड़े खुश बैठ फिर रहे हैं ना कि जनाब पता नहीं इमरान 15 दिन बाद बाहर आ जाएगा, 10 दिन बाद बाहर आ जाएगा, 11 दिन बाद बाहर आ जाएगा। तो ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अगर ये मुकदमात जो हैं, सारे मुकदमात जो इस वक्त चल रहे हैं सामने हैं, जो नज़र के सामने हैं, इनमें ज़मानत हो जाए ना तो इमरान खान ने फिर भी बाहर नहीं आना। अब ताज़ा तरीन सुन लें, ताज़ा तरीन ये तरले मार रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। कोई कह रहा है जनाब फौज से बात करेंगे, कोई कहता नहीं करेंगे, जनाब ये वो तो इमरान खान का बयान ही है, जनाब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, शहबाज शरीफ और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा, फवाद चौधरी के बकौल वगैरह वगैरह। तो दूसरी तरफ से जो पता चला है वो कह रहे हैं हमारे पास तो इमरान खान को देने के लिए, इमरान खान के लिए कुछ नहीं है, हम क्या दें इमरान खान को। ये पंजाब काबीना की तरफ से कंप्लेंट फाइल करने की जो मंजूरी है और एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी सैयद नज़रत अली को ऑथोराइज अफसर मुकर्रर करना है, इस हवाले से ये बहुत संगीन मसला है, इन लोगों को समझ नहीं आ रही। और दूसरा मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ से जो रावलपिंडी से वो कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है इमरान खान को देने के लिए। और फिर इमरान खान एक कर्नल की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बात की उन्होंने, जब वो वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ पेश हुए तो उन्होंने ये कहा जनाब देखें ये कर्नल साहब हैं, वो मुलाकात नहीं करने देते। ये एक कर्नल की बात कर रहे हैं और भाई मेरे वहाँ पूरा ब्रिगेड पहुँचा हुआ है और वो भी 111 ब्रिगेड। 111 ब्रिगेड कब मूव करता है? जब कूशू होता है, मार्शल वगैरह लगता है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो 111 ब्रिगेड ही की होती है ना। तो वो वहाँ ये इमरान शफकत साहब ने मुझे खबर भिजवाई है, खबर के मुताबिक जो सुप्रीडेंट जेल है ना, उन्होंने 111 ब्रिगेड में 10 अदारों को मुरासला लिखा है कि जनाब सिक्योरिटी एक्सरसाइज करनी है तो उसमें फिर जो फौजी दस्ते हैं वो भी हिस्सा लेंगे। वो सारे अंदर तो नहीं जाएंगे ना, बाहर इर्द गिर्द ये वो सारी जैसे वो करते हैं, सर्च करते हैं, वो सारा उसी अंदाज में होगा। और फिर रेस्क्यू 1112 भी होगा, बम डिस्पोजल स्क्वाड भी होगा, फायर ब्रिगेड भी होगी, सिविल डिफेंस भी होगा। ये सारे जो 10 अदारे हैं ये या 10 महकमे हैं ये उसमें हिस्सा लेंगे। और ये एक कर्नल को रो रहे हैं, उन्होंने पूरा ब्रिगेड जो है वो वहाँ तैनात कर दिया। इस जेल के हवाले से पहले भी सिक्योरिटी के हवाले से थ्रेट्स आते रहे हैं, पहले भी मुलाकातों में बंदी लगी हुई थी और अब ये इन्होंने शुरू कर दी है। और दूसरा ये जो मैंने अर्ज़ किया है, ये इनके खिलाफ जो मंजूरी हुई है काबीना से और 123A जो है ताज़ीरात पाकिस्तान को, उसके तहत तो वैसे ही मुलाकातों में बंदी लग सकती है, इनकी बयानात जो हैं उन पर भी बंदी लग सकती है, जो साहबी बात करते हैं उसमें भी बंदी लग सकती है, कोई चीज़ बाहर ही नहीं आ सकती, कानून में लिखा हुआ है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।